नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है और आज का जो लेक्चर है वो पॉलिटी के तहत तीसरा लेक्चर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं ताकि आप इस सीरीज़ का महत्व समझ सकें। 2022 में 65 प्रश्न इस सीरीज़ से पूछे गए थे, 23 में 54 प्रश्न यहाँ से पूछे गए, 24 में 68 प्रश्नों के सबूत मैंने दिखाए हैं। सारी सबूत वाली वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये थंबनेल का ही फ़ोटो है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि यूपीएससी के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ना है और इस चक्कर में आप पूरा अपना समय ख़राब कर देते हैं और जो ज़रूरी है वो भी नहीं पढ़ पाते। इसीलिए आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जाकर देखिए, तीनों बार कट ऑफ से कहीं ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इस सीरीज़ को पूरी गंभीरता से लीजिए। पीडीएफ नोट लेने के लिए आप जानते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिए, नोट लीजिए। सारी नोट एडवांस में दी जा चुकी है। जो करंट अफेयर वाली नोट है वो समय समय पे आपको दी जाती है। तो आप जल्दी से नोट लेके तैयार करिए, रिवाइज करते रहिए बार बार। एक और चीज़ आपके फ़ायदे की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चैनल है हमारा, उस पर हम काम नहीं कर रहे थे लेकिन अभी उस पर शुरू हो गया है। जीरो टू जीनियस कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी में हर कदम पर सहायता करने के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल का लिंक है, या फिर वैसे भी आप सर्च करिए ना यूट्यूब पे ISPCS मास्टरमाइंड, तो आ जाएगा। लोगो एक ही जैसा है लेकिन मास्टर और मास्टरमाइंड में अंतर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आज के लेक्चर में हम उन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। आप यूँ कहिए कि फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। हालांकि कुछ कंसेप्ट्स भी हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, लेकिन मोटे तौर पर आज के सारे टॉपिक्स फैक्चुअल आप कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि अभी यूपीएससी का मूड चेंज हुआ है। हर क्वेश्चन कंसेप्ट और फैक्ट को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो जितना ज़रूरी है कंसेप्ट को समझना, उतना ही ज़रूरी है उससे संबंधित तथ्यों को याद रखना। ये चीज़ आप अभी से याद रखिए, ठीक है जी। और आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में कंसेप्ट समझ लीजिए, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान में कुछ बातें शामिल की गई हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं? सरकार को। और सरकार को किस रूप में निर्देश दिए गए हैं? ये कहा गया है कि आप इससे संबंधित नीतियां बनाइएगा ताकि देश की जनता को और लाभ हो, देश और विकास करे। ठीक है। प्रश्न ये है कि अगर सरकार इनमें से किसी पर काम नहीं करती है तो क्या होगा? क्या हम उस तरह से, जैसे कि मूल अधिकारों के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वैसे इसके उल्लंघन के मामले में या फिर इस पर काम नहीं हो रहा है इस संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इस पर प्रश्न पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये निर्देश दिए गए। देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, संविधान लिखा जा रहा था, तो हमारे पास न उतने संसाधन थे, न उतनी सुविधाएं थीं, बहुत सारी लिमिटेशंस थीं। अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन संभावनाएं हम देख रहे थे, भविष्य की हम कल्पना कर रहे थे। तो हमें लगा, मतलब उस समय के जो हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति जो संविधान सभा में बैठे थे, उन्हें लगा कि अभी से हमें इन चीज़ों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर देने चाहिए, ये संकेत दे देना चाहिए ताकि सरकार इस दिशा में आगे बढ़े। कभी न कभी तो अचीव कर ही लेंगे इन चीज़ों को। तो निर्देश दिए गए और इसकी अनिवार्यता नहीं बनाई गई कि आपको इसे लागू ही करना है। कहा गया है सरकार से कि आप, जब आपको लगे कि हाँ इसकी ज़रूरत है, इसके संसाधन मौजूद हैं, आप इस पर काम करिएगा। और सरकारें इस पर खूब काम करती हैं। अभी आगे देखेंगे कि इनमें से लगभग हर अनुच्छेद से संबंधित बातों में हमने कुछ न कुछ देखा है, काम चल रहा है, देश आगे बढ़ा है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं अनुच्छेदों को। सबसे पहले इसमें है अनुच्छेद 36। आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP हैं। ये PCS वगैरह में सीधा सीधा पूछा जाता है। अनुच्छेद 36 की बात, इसमें क्या कहा गया है? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। जब भी यहाँ राज्य कहा जाए तो यहाँ सरकार से मतलब निकालिएगा। ठीक है। और ये राज्य की परिभाषा जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो और भी जगहों पर दिखेगी। जैसे मूल अधिकारों में शुरू में ही आप पढ़ेंगे, वहाँ भी राज्य की परिभाषा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तरीके से राज्य की परिभाषा दी है, उसमें कुछ और चीज़ें स्पष्ट की हैं। देखिए, राज्य में क्या क्या शामिल है। सरकार तो है ही, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें शामिल है, न्यायपालिका शामिल है, कार्यपालिका है, यहाँ तक कि पंचायत जो है, नगर पालिका, इन सब को शामिल किया गया है। तो
इसको विस्तार दिया गया। फिलहाल इसमें राज्य की परिभाषा है, ये ध्यान रखिएगा। 37 में क्या है, इस भाग में, किस भाग में, डीपीएसपी वाले भाग में जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो बातें दी गई हैं, उनको कैसे लागू किया जाएगा वो बताया गया है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे काम किए जाए, समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं जिससे समाज का कल्याण हो। और इसी में संशोधन किया गया, देखिए सरकार कदम उठा रही है, 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि अवसरों में जो असमानता है उसे समाप्त किया जाए, यानी कि समानता स्थापित की जाए अवसरों में। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद से अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ यहाँ भी सिद्धांत दिए गए हैं जिनको सरकार माने, उसके अनुसार चले। और इसमें जब संशोधन किया गया तो एक बात जोड़ी गई 42वां संविधान संशोधन से। एक प्रश्न बनता है कि इनमें से किन अनुच्छेदों में संशोधन किए गए हैं, या फिर ऐसे प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद संविधान संशोधन जो 42वां हुआ था उसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्व के किन किन अनुच्छेदों में संशोधन किए गए, नई बातें जोड़ी गई। तो जो भी मैं संशोधन बताते जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ऊपर भी देखा, आगे भी देखेंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। 39 में संशोधन किया गया, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान इसमें किए गए। इसके बाद से इसी में संशोधन करके 39A जोड़ा गया है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं, इस पर विस्तार से यूपीएससी ने प्रश्न पूछे थे 2021-22 के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो लोग कानून तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जो कमज़ोर हैं वहां तक नहीं पहुंचते, तो निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया जाए। ठीक, इस तरह की बात की गई। 42वां संविधान संशोधन याद आपको ध्यान रखना है। अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम्स देते हैं तो ये आपका फेवरेट अनुच्छेद होना चाहिए, क्योंकि खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे अनुच्छेद 40 से। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है। इसी में थोड़ा सा विस्तार से यूपीएससी पूछती है, तो उसको तो फिलहाल हम आगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो इस अनुच्छेद का जिक्र करते हुए भी और बाकी चीज़ों को कवर करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। आप बताइए, क्या हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो गया है? हुआ है, तो सरकार ने इन पर काम किया है। इसके बाद अनुच्छेद 41 है, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार 41 में दिया गया है। 42 में क्या है, न्यायोचित और मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। जो लोग काम करते हैं उनके लिए ऐसे स्थल हों, ऐसे काम करने की जगह हो जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो हमारे शरीर को, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके शरीर को, मन को नुकसान ना पहुँचे, मानवीय कार्यदशाएं हों। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं, अवकाश दिए जाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, कम से कम उतना वेतन तो कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए जितने से उनका जीवन अच्छे से चले। ऐसा नहीं हो कि काम खूब कर रहे हैं और पैसे इतने मिल रहे हैं कि खाने भर का भी नहीं हो रहा है, तो एक तरह से उनका शोषण हो गया, एक तरह से आप कहिए बंधुआ मजदूरी हो गई। तो इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 43 में की गई है। इसी में संशोधन किया गया और 43A जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में, ये भी चीज़ आज भी हमारे देश में ये चल रही है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। उसमें जो फैसले लिए जाते हैं, बड़े उद्योग हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो नॉर्मली आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो मज़दूरों का जो नेता होता है, एक तरह से उनका प्रतिनिधि होता है, वो भी उसमें भाग लेता है। इस पर कई साहित्य भी लिखे गए हैं, कई इसमें राजनीति भी होती है। तो कर्मचारियों की भी सहभागिता हो ताकि कोई नियम बने, कुछ व्यवस्थाएं हों तो कर्मचारियों की बातों को ध्यान में रखा जाए। 42वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया। 43B भी जोड़ा गया है। इसमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है और ये 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये याद रखिए, ये बहुत चर्चा में रहता है, इस पर भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। आने वाले समय में ये भी लागू होता हुआ दिख रहा है।
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता होनी चाहिए हमारे देश में। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 45 में बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, इसके बारे में हमने बात की थी। संविधान में संशोधन किया गया और मूल अधिकार बनाया गया। यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, मूल अधिकारों वाले लेक्चर में हमने अच्छे से इसको समझा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो निश्चित रूप से देखनी चाहिए, नहीं तो फिर आप सबूत देखेंगे कि कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न आए और आप गलती करके आएंगे तो आपको दुख होगा। फिलहाल अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाएं। इसके लिए सरकार ने कई सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो ये निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद से 47 में क्या कहा गया है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाया जाए, जीवन के स्तर को सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार काम करे, ये सरकार का कर्तव्य है। और आप देखिए, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे टीकाकरण की योजनाएं हों, चाहे खाने से संबंधित योजनाएं हों, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा कानून भी बनाया गया है, तो आपको आप उससे जो है इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके तहत की गई हैं। एक प्रश्न यहाँ बन सकता है, मान लीजिए यूपीएससी का मूड थोड़ा सा घूमा और कुछ योजनाओं को लेकर के ऐसे प्रश्न पूछ ले जाए कि ये योजनाएं किस नीति निर्देशक तत्व के तहत मतलब रखी जा सकती हैं, किसके तहत रखी जा सकती हैं, तो आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे तो आसानी से जान पाएंगे कि किस कैटेगरी में इसे रखेंगे। 48 में क्या कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए, पशुपालन की बेहतरी के लिए काम किया जाए। ठीक है। 48A में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा होनी चाहिए। 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था इसको। ठीक है। और इसके लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, अभी भी बन रहे हैं, बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं, योजनाएं आई हैं। इसके बाद 49 में क्या कहा गया है, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की जाए। आप देखते हैं कि सरकार ने कितने सारे धरोहरों को संरक्षित किया है, यहाँ तक कि यूनेस्को की लिस्ट में भी इनको शामिल किया जाता है, तो सब इसी कैटेगरी में आप रख सकते हैं। 50 में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा विस्तार से कभी हम समझेंगे, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दोनों का काम ओवरलैप कर जाता है। सरकार का काम है कि नीतियों को लागू किया जाए, सही समय पर लागू किया जाए। पता चलता है कि नीति लागू नहीं हो रही है, वो काम जो है न्यायपालिका करवाती है कि क्यों नहीं लागू कर रहे इसको। न्यायपालिका का आदेश होता है तब लागू होता है। जैसे मान लीजिए पेपर लीक की घटनाएं होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करके चीज़ें ठीक कर ली जाएँ, लेकिन मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट का आदेश आता है, तब उस पर कार्रवाई होती है, तो ओवरलैप होने लगता है। इससे कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, होती भी हैं। तो इसलिए कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अलगाव होना चाहिए, दोनों अपना अपना काम करें, अपने डोमेन में स्वतंत्र होकर काम करें। ठीक है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार काम करेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, यह होना चाहिए। तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे काम किए, अभी भी चल रहा है। ठीक है। यह है अनुच्छेद और उससे संबंधित कुछ बातें जिनको डीपीएसपी में रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। आपको क्या करना है, इन्हें याद कर लेना है, रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं। बात यही है कि आपको याद है कि नहीं। अब मैंने अभी आपको बता दिया, अभी आप हो सकता है कि आज ही आप नोट ले लें, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय में इसको याद करते हैं। अब आते हैं मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। तो अभी हमने जो देखा वो सरकार से कहा गया था कि आपको ये करना चाहिए। अब ये बात हमसे कही जा रही है, मुझसे, आपसे और हमारे जैसे जितने भी देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उन सब से कहा जा रहा है कि भाई आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। मुख्य परीक्षा की एक नोट दी गई है आपको, बहुत ही खूबसूरत इस टॉपिक को कवर किया गया खूबसूरती से। उसमें बाकायदा तुलना किया गया कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में क्या सामंजस्य होना चाहिए, क्यों मूल कर्तव्य ज़रूरी है मूल अधिकार को बैलेंस करने के लिए। और बाकायदा लगभग 2-3 बार लगातार क्वेश्चन इस पे घुमा फिरा के हैं। 2019 में भी आया था, 2020 में या उसके पहले भी आया था एक बार।
तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए कोई किताब में आर्टिकल नहीं है, मतलब उस तरह से कि वहीं पूछ लिया जाए, आर्टिकल तो है ही। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो थीम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा कि अगर आपको अधिकार दे दिए जाएं और आपका कोई कर्तव्य न हो तो आप उन अधिकारों का मिसयूज़ कर सकते हैं और अपना और दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे एक चाकू दे दिया जाए और वो चाकू इसलिए है क्योंकि वो कुछ ज़रूरी काम कर रहा है। मान लेते हैं कि अब क्या ही ज़रूरी काम करेगा अब एग्जाम्पल ले लिए हैं तो इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं वो सेब काटेगा, सेब खाएगा, सेहत के लिए अच्छा है, ठीक। अब उसको इस बात का ध्यान न हो कि इससे उसका हाथ भी कट सकता है, इससे किसी और को चोट पहुंच सकती है, और ऐसे इधर उधर घुमा रहा है, भांज रहा है, किसी को चला के मार दे तो नुकसान तो हो ही जाएगा। तो उस चाकू का कैसे इस्तेमाल किया जाए कि उसका लाभ हो, और हो सकता है कि उससे बाकी घर वाले भी खाएं, सबका लाभ हो। वैसे ही मूल अधिकार हमें दे दिए गए हैं, तो अधिकार मेरे पास भी है, आपके पास भी है। अब हो सकता है कि मैं अपने अधिकारों का ऐसे इस्तेमाल करूं जिससे बाकियों को नुकसान होने लगे, तो क्या ये ठीक है? नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारे अधिकारों की सीमा वही तक है जहां तक किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन ना होता हो। ये बेसिक बात है। अगर आप ये समझते हैं तो आपके लिए वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। और ये जो सीमा है, इसी को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और उन्हीं कर्तव्यों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। उस समय उसको सोवियत रूस कहते थे, सोवियत संघ। तो ये मिलान करने के लिए सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हमने कर्तव्यों की बात कहाँ से ली। आगे हम देखेंगे, आज ही के लेक्चर में संविधान के स्रोत भी हम देखेंगे। फिलहाल 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति आपको याद रहनी चाहिए, इसी समिति ने सिफारिश की थी और संविधान में भाग 4A में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी तो यह है, अभी जैसे अनुच्छेद 45 में जो मैं बात कर रहा था उसी से संबंधित ये है। बाकी मूल अधिकारों में तो है ही, शिक्षा की बात है, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए। फिलहाल अभी 11 कर्तव्य हैं संविधान में, अनुच्छेद 51A, ठीक है, भाग 4A में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीसीएस वगैरह में खूब पूछा गया है। अब मैं एक एक करके इनको गिना देता हूँ। फिलहाल ये भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, एक मिनट, ये बहुत ज़रूरी है। प्रश्न ये बनता है, शायद यूपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया है कि अगर मैं अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हूँ तो क्या कोई व्यक्ति या सरकार ही मेरे खिलाफ कुछ कर सकती है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि यह व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसको लागू कराने के लिए और भी तरीके हैं। ठीक है, और उन्हीं तरीकों को हम अलग अलग कानूनों में शामिल करते हैं। बस थोड़ा सा एक बहुत पतला सा अंतर है, एक समझिए कि एक पारदर्शी चादर है बीच में, उसे समझ लेना जरूरी है कि मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि इन्हें लागू इस रूप में करना है और नहीं करेंगे तो आपको ये सज़ा होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तब आपके लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रावधान हैं और उन प्रावधानों के तहत सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन हिंट मैं सबका दूंगा। तो फिलहाल अगर कथन ये बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए कोई विशेष कानून है, तो ऐसा नहीं है। ये गैर न्यायिक है, यानी कि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं कर रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये आदमी जो है ये इसका मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जिस मूल कर्तव्य की बात हो रही है उससे संबंधित कोई उसके विपरीत कोई काम हम करें तो किसी न किसी रूप में वो आप देखेंगे एक अपराध बन जाता है, और अपराधों के लिए सज़ा की बात तो है ही।
सूची देखते हैं। देखिए, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अब कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपसे ये सब नहीं करवा सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि इनका आदर करिए। संस्थाओं की सीधे सीधे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें और आदर न करके आप अनादर कर दें, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें, उनकी छवि खराब करने की कोशिश करें, तो पता चलेगा कि इस पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए हमने अलग से काफ़ी बढ़िया से डिस्कशन किया कि न्यायिक अवमानना क्या होती है, और क्वेश्चन भी इस पर पूछा गया। तो ये चीज़ है, इसके लिए कानून है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, यह हमारा कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें, बनाए रखें। तो अगर आप इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा काम करने लगे कि एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाए, तो फिर आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये पूरी लिस्ट है ना, ये आपको इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि मान लेते हैं कि 3-4 ऑप्शन दे दिए और कहा गया इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो जान पाएंगे कौन है कौन नहीं है। जैसे इसमें दे दिया कि टैक्स दें, वोट करने जाएं, तो सुनने में तो लगता है भाई टैक्स सबको देना चाहिए, वोट सबको देना चाहिए, लेकिन क्या इसमें शामिल है? अगर नहीं शामिल है तो आप कहेंगे नहीं, ये उसमें नहीं शामिल है, ये होना चाहिए लेकिन मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ये तभी आप जान पाएंगे जब ये लिस्ट आपको याद होगी। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली लाइन को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ में हो रहा है कि लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे हैं। भेदभाव अभी भी है। हमें कभी कभी मुझे लगता था, आज से 5-6 साल 10 साल पहले जब मैंने ये सब चीज़ें पढ़नी शुरू की, तो लगता था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों ने इतना लोगों को बांध के रखा है, प्लस ऐसी ऐसी कुप्रथाएं उभरने लगी हैं कि लगता है कि क्या ही चल रहा है देश में, और हम पीछे ही जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो जागरूकता की ज़रूरत है, एक दूसरे से प्रेम भाव बनाए रखने की ज़रूरत है, भेदभाव को ख़त्म करने की ज़रूरत है, स्त्रियों का सम्मान करने की ज़रूरत है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाकी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ये होना चाहिए। हमारे पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये आप देखिए DPSP में भी है, यहाँ भी है, इसके लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिए। और एक चीज़ और जो मुझे लगती है आज के ज़माने में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। साइंटिफिक टेम्पर लोगों में है ही नहीं, किसी भी बात पर कुछ भी मान लेते हैं, कहीं भी बह चले जा रहे हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरी है कि हम तार्किक हों, अपनी सोच समझ विकसित करें, साइंटिफिक नज़रिए से चीज़ों को समझें और उस हिसाब से अपना और देश का कल्याण करें। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इसमें एक जोक आपने कई बार सुना होगा कि रेल का पंखा कोई खोल के लेके जा रहा है, किसी ने पूछा कि कहाँ लेके जा रहा है, तो लिखा तो था ये रेल आपकी संपत्ति है तो हम लेके जा रहे हैं। तो सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं कि अपने घर में ले जाकर सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वो पार्क हो, चाहे पब्लिक टॉयलेट हो, चाहे जो भी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं सुविधा के लिए, उनको सुरक्षित रखें, साफ सफाई का वहाँ ध्यान रखें, हिंसा से दूर रहें, ये हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये मैं आपको पर्सनली सलाह दे रहा हूँ, इस चीज़ को फिर से समझिएगा। आप पर्सनल लेवल पे जैसे भी इंसान है ना, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने से रोज़, हर रोज़ बेहतर बनने की कोशिश करिए। हर रोज़ अपने अंदर देखिए कि कौन सी अच्छी आदतें मेरे अंदर विकसित हो रही हैं, किन बुरी आदतों को मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। तो पर्सनल लेवल पे आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करिए, जीवन में बेहतर बनने की कोशिश करिए। और सामूहिक गतिविधियों में भी आप लगातार बेहतर बनने की कोशिश करिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, तभी जीने में मज़ा आता है। कहीं एक जगह रुक गए और समझ रहे हैं कि यही ज़िंदगी है, तो आप बोर हो जाएंगे, आपको सब कुछ नीरस लगने लगेगा। तो जब तक जीवित हैं तब तक हमें लगातार बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा कर्तव्य भी है संविधान में, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा,
आपका परिवार आगे बढ़ेगा। मैं बहुत ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। आपके रिश्तेदार आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे आपका समाज आगे बढ़ेगा, समाज मतलब फिर देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो बाकी दुनिया के देश भी प्रभावित होंगे। पूरा विश्व, सिर्फ एक इंसान अगर बेहतर करना शुरू करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। ठीक है जी। चलिए इसके बाद ये वाली बात हम देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों को। देखिए, हमने जो संविधान बनाया है उस समय हमने दुनिया भर से सीखा है, और इससे कुछ लोग कहते हैं कि उधार में लिया गया संविधान है। अगर आप भी इस सोच के हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। जैसे मान लीजिए कि आप अपना घर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसी खिड़की मैंने देखी थी, किसी के यहाँ बहुत अच्छी लगी थी, ये खिड़की मेरे यहाँ रहेगी तो बढ़िया हवा आएगी। ठीक है, यहाँ से मुझे धूप चाहिए, खिड़की से रोज़ सुबह धूप आए, तो यहाँ मैं ऐसी खिड़की लगवा देता हूँ। बालकनी ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर पेड़ पौधे होने चाहिए। तो आपने कहीं ना कहीं से सीखा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ उनसे भीख लिया, उधार लिया। भाई आपने सारी चीज़ें तो नहीं ली, बहुत कुछ आपने दुनिया में देखा। कुछ घर ऐसे बने हैं जो वो टूट रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, आपने उससे ही देखा कि यार ये अगर ऐसा हम बनवा दें हमारा भी टूट जाएगा। किसी ने इलीगल जगह पे घर बनवा लिया था, उसको सरकार ने तोड़ दिया, तो उससे आपको लगा कि हाँ हम यहाँ तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आपने वही चीज़ें सीखी जो आपकी सुविधाओं के लिए ठीक है, आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक है, तब आपने घर बनाया। वैसे जब हम संविधान बना रहे थे तो दुनिया में तो बहुत कुछ था। बहुत सारे देशों के संविधान ख़त्म हो गए, तानाशाही राजशाही भी आ चुकी, या बार बार संविधान बदल दिए गए। हमने उनसे वो सीखा जो हमारे लिए ठीक लगा, जो हमारे देश के लिए अच्छा था। तो ये कहना कि हमने उधार लिया था, कुछ विशेषज्ञों ने कहा है, संविधान के विशेषज्ञों ने, तो बस वो प्री के लिए ध्यान रखिएगा, उतना काफ़ी है। लेकिन ये मेंस में और इंटरव्यू में बात मत कह दीजिएगा, ये कहिए कि हमने सीखा है और सीखना चाहिए, हमें हर किसी से सीखना चाहिए। तो अमेरिका से हमने क्या सीखा, वहाँ से हमने क्या लिया। अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, शुरू में ये बात बताई गई है कि संविधान के अंदर क्या क्या है, हमारा दर्शन क्या है। तो हमने सीखा, यार बढ़िया बात है, हम भी अपने कवर पेज पे या पहले पेज पे लिखेंगे जिसमें पता चल जाएगा कि अंदर क्या है, बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार भी हमने सीखे। सरकार की संघीय संरचना होनी चाहिए, ये भी हमने सीखा। निर्वाचक मंडल, ये अमेरिका की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचक मंडल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, आप जानते हैं सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। कानून के तहत समान सुरक्षा सबके लिए, तो ये हमने अमेरिका से सीखा। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या सीखा कि सरकार की संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है ना, ब्रिटेन से सीखा था। एकल नागरिकता होनी चाहिए, चाहे आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, तमिलनाडु के हैं, हम सभी भारतीय हैं, एक हैं। ठीक है, एकल नागरिकता है, ये हमने सीखा। कानून के शासन का विचार हमने सीखा है। ठीक है, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, अध्यक्ष का जो पद होता है लोकसभा में, कानून बनाने की प्रक्रिया हमने यहाँ से सीखी है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी को सजा दें या कोई भी, तो कानून के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए उसके तहत वो काम होना चाहिए। कनाडा से हमने क्या सीखा है कि सरकार एक अर्ध संघीय स्वरूप में है। हमारे यहाँ हमने देखा है कि एकदम बहुत ही दृढ़ संघ नहीं है, अर्ध संघीय है। एक मजबूत केंद्र है और उसके साथ साथ संघीय प्रणाली है। राज्य भी हैं, केंद्र भी हैं, संघ बना है, लेकिन केंद्र जो है वो ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हम इसको कहते हैं अर्ध संघीय। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों का पृथक्करण किया गया, ये हमने कनाडा से सीखा। और केंद्र सरकार द्वारा बरकरार रखी गई अवशिष्ट शक्तियाँ, आप जानते हैं कि सूचियाँ बनाई गई हैं, और राज्य सूची है, केंद्र सूची है और समवर्ती सूची है। लेकिन जो बातें उन तीनों सूचियों में नहीं है उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, अवशिष्ट तत्व कहेंगे। और उन तत्वों को, उन टॉपिक्स को केंद्र सरकार अपने पास रखती है, उन पर कानून बनाएगी। जैसे मान लीजिए शुरू में साइबर सुरक्षा नहीं था, शायद अभी जोड़ा गया है कि नहीं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये अवशिष्ट में अगर नहीं है तो अवशिष्ट में आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी की बातें आ रही हैं, इन सब चीज़ों पे टॉपिक, इन पे अगर कानून बनाना है और ये केंद्र सूची में या समवर्ती सूची में नहीं है तो समझिए कि अवशिष्ट में, और इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या सीखा है कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत, जो अभी हमने शुरू में देखा कि कुछ निर्देश दे दिए जाएँ, सरकार अपने हिसाब से उस पर काम करेगी, तो ये हमने यहाँ से सीखा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है
वो भी हमने आयरलैंड से सीखा है। और राष्ट्रपति किस तरीके से चुने जाएंगे ये भी हमने आयरलैंड से सीखा है। ठीक। फ्रांसीसी संविधान में क्या था? प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं फ्रांसीसी संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सीखा है देश के भीतर और राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। समान संघीय अधिकार क्षेत्र के बाहर मामलों पर भी संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति होनी चाहिए, ये हमने सीखा है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, वहाँ से लिया है। सोवियत संघ का जो संविधान था यूएसएसआर का, हम मौलिक कर्तव्य अभी देख चुके हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने वहाँ से लिए। अर्थव्यवस्था के विकास की निगरानी के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना आयोग जो हमने बनाया था, अभी नीति आयोग हो गया है, ये हमने सीखा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट किया जाना चाहिए था, ये अलग टॉपिक हो गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया हमने सीखी है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अभी इसके पहले राज्यसभा के सदस्यों की बात हमने सीखी जो आयरलैंड से, वो चुनाव नहीं था, वो मनोनीत करने वाली बात थी। चुनाव जो है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सीखा। जर्मनी के संविधान से हमने सीखा है कि संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, केंद्र सरकार आपातकाल लगाती है ना, तो हमने जर्मनी से सीखा। आप जानते ही हैं हिटलर का प्रभाव रहा वहाँ पे, तो ये उसने किया था, और भी आगे भी चीज़ें थी। तो फिलहाल आपातकाल हर देश लगाता है अपने अपने तरीके से, जहाँ पे स्थितियाँ कंट्रोल से बाहर होती हैं। आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आप जानते हैं हमने मूल अधिकारों में पढ़ा है कि 2 अधिकारों को छोड़ के बाकी सारे मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं जब आपातकाल होगा। अब वो 2 कौन से हैं मैं बताऊंगा नहीं, ताकि आप जाके आराम से उसको देखें, और अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताइए, ताकि जो लोग आलसी हैं, जो लेक्चर नहीं देख रहे हैं, नहीं देखना चाहते, उन्हें पता चल जाए, क्योंकि निकालना तो उन्हें भी है, निकालना है तो पता होना चाहिए। अच्छा, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य सीखा है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विचार। और जापान का संविधान, वहाँ से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सरकार भारत। एक मिनट, यहाँ पे भी इसको हाईलाइट मैं करूँगा अभी। तो जापान के संविधान से जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 है। यहाँ से क्या क्या हमने सीखा है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायतंत्र, प्रशासनिक विवरण, सबसे ज़्यादा प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं इसमें है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स का फेवरेट टॉपिक, बहुत कम्पैक्ट है, छोटा सा है, लेकिन यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको सीधा सीधा रट लेना है, और यहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे। जैसे पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, और संघ और राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, ये सारी बातें पहली में की गई हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन वगैरह की बात की गई है, एक एक शब्द आप ध्यान रखेंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, इतने से काम चल जाएगा। जो चौथी अनुसूची है, केंद्र और राज्य जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये व्यवस्था चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची, ये सीधा सीधा पूछा गया, यूपीएससी में भी देखिए तो आपको सीधे सीधे तीसरी, चौथी, 5वीं मिलान करने के लिए, या सीधा पूछ ले 5वीं अनुसूची में क्या है, ऐसे पूछा गया। 5वीं में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रबंध है। और 6वीं में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अभी दिखा रहा था संविधान के स्रोत, उसको मैं दोबारा से एडिट करूँगा। 2 जगहों में मैंने देखा कि हेडिंग ठीक नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक नहीं थी, उसे व्यवस्थित करना चाहिए। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो शायद इस नोट में नहीं है, तो मैं दोबारा से कुछ किताबें खोलूँगा और मिलाऊँगा और उसे दोबारा अपडेट करूँगा। क्योंकि एक चीज़ आपको शायद पता नहीं होगी, सारी नोट मैं खुद बनाता हूँ। अगर उसमें कोई गलती है, टाइपिंग मिस्टेक भी है, तो वो मेरी लापरवाही की वजह से है, ये चीज़ आप समझिए। तो ये जो टॉप 300 वाली सीरीज़ है, इसके एक एक टॉपिक को मैं खुद अपने ही तरीके से उसको नोट करता हूँ, वो सारी चीज़ें करता हूँ। जहाँ भी मुझे कमी दिखती है मैं तुरंत अपडेट करता हूँ। फिलहाल 6वीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 जो है ये राज्य हैं। यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध किए गए हैं। 7वीं में हम जानते हैं केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में क्या है,
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन भाषाओं की लिस्ट आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएगी जो नोट हमने दी है, तो यहाँ पे हमने नहीं शामिल किया है ताकि लेंदी ना हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसमें भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी कानून, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, 2019 में पूछा भी गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ऐसे कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बाद में बताया था केशवानंद भारती मामले में कि इसके बाद से जो कानून इसमें डालेंगे अगर वो मूल ढांचा है उसको वायलेट करता है तो हम उसकी भी समीक्षा कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आप जानते हैं दल बदल से संबंधित है, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में और उसके द्वारा इसे जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इसमें 29 विषय हैं, पंचायती राज की बात हो रही है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये खूब पूछा जाता है। इसको तो मैंने विस्तार से कवर किया है, आगे मैं पढ़ाऊँगा। 12वीं है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं, उनके प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इसमें 18 विषय हैं। ये विषय याद रखिएगा, एक में 29, एक में 18। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आज बस इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में एक बड़ा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी कवर करेंगे और उससे आगे जाके और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी इस सीरीज़ की वीडियोज़ आ रही हैं उनको बार बार देखिए। सिर्फ एक बार में काम नहीं चलेगा, एक बार आपने देख लिया उसके बाद से ज़रूरत होती है रिवाइज़ करने की। अब PDF नोट भी आपने पढ़ लिया तो भी वीडियो लगा के आप सोए रहिए, कोई काम करते रहिए, खाना खाते रहिए, बस चलने दीजिए, मेरी आवाज़ सुनते रहिए, सारी बातें आपके दिमाग में बैठेंगी। बाकी आपका ध्यान यहाँ है कि एडवांस में सारी नोट दे दी गई है, तो ठीक है, आप भी ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप PDF नोट ले लेंगे। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।